कहानी की शुरुआत होती है सन 1939 से। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया एक ऐसी भयानक और खौफनाक जंग की चपेट में आने वाली थी जिसकी तबाही की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। एक तरफ हिटलर था जिसने पश्चिम की तरफ से पोलैंड पर अपनी फौजें चढ़ा दी थी और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से स्टालिन ने पूरब की तरफ से पोलैंड पर हमला बोल दिया था। दो सबसे ताकतवर और जालिम हुकूमतों ने मिलकर एक पूरे मुल्क को आपस में बांट लिया। एक पूरा देश, एक पूरी कौम, एक पूरी तहजीब दो बेरहम ताकतों के बीच पिसकर चकनाचूर हो गई। पोलैंड के लोगों की चीखें आसमान तक पहुंच रही थी मगर सुनने वाला कोई नहीं था। इसी तबाही और बर्बादी के बीच हम एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो इस पूरी कहानी का असली हीरो है। उसका नाम था यानुश। यानुश एक पोलिश आर्मी ऑफिसर था, एक बहादुर, ईमानदार और अपने वतन से मोहब्बत करने वाला सिपाही। मगर उसकी बहादुरी और ईमानदारी ही उसके लिए मुसीबत बन गई। सोवियत फौज ने यानुश को गिरफ्तार कर लिया था और अब उसे एक अंधेरे कमरे में बिठाकर उससे एक कागज पर दस्तखत करवाने की कोशिश की जा रही थी। उस कागज में लिखा था कि यानुश एक जासूस है, मगर ये बात सरासर झूठ थी। यानुश जानता था कि ये कागज उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। उसने पूरी हिम्मत के साथ साफ इनकार कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो इस झूठ पर अपने दस्तखत नहीं करेगा। मगर सोवियत अफसर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। तभी कमरे का भारी दरवाजा खुला और सोवियत सैनिक एक औरत को घसीटते हुए अंदर ले आए। यानुश ने जब उस औरत का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो यानुश की अपनी बीवी थी। उसकी हालत देखकर रूह कांप जाती थी। उसे इस कदर तड़पाया गया था, इतना टॉर्चर किया गया था कि वो पूरी तरह टूट चुकी थी। दर्द की उस इंतहा में उसने यानुश को जासूस कह दिया था। यानुश की आंखों से आंसू बह निकले, उसका गला भर आया। वो जोर जोर से चिल्लाकर इनकार करता रहा कि ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। मगर सोवियत सैनिकों के पास एक कागज था जिस पर यानुश की बीवी के खुद के दस्तखत थे और उसमें यानुश की तमाम कथित जासूसी गतिविधियों का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था। यानुश बेबस था, लाचार था। उसकी अपनी बीवी उसके खिलाफ गवाह बन चुकी थी, मगर यानुश के मन में उसके लिए कोई गिला नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि ये सब दर्द की हद से बहुत आगे जाकर हुआ था। उसकी बीवी का कोई कसूर नहीं था। अब कहानी एक साल आगे बढ़ती है और हम पहुँचते हैं सन 1940 में। जगह है साइबेरिया, वो साइबेरिया जहाँ की ठंड इंसान की हड्डियों को अंदर से जमा देती है, जहाँ बर्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आता, जहाँ जिंदगी खुद एक सजा बन जाती है। यानुश और कई दूसरे कैदियों को एक लंबे और थका देने वाले सफर के बाद एक लेबर कैंप में लाया जाता है। कैंप के अफसर उन सभी को बिल्कुल साफ और सीधे लफ्जों में बता देते हैं कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी बेकार है। यहाँ कोई दीवार नहीं, कोई ऊंची बार नहीं, मगर साइबेरिया की बेरहम कुदरत खुद उनकी जेल है। चारों तरफ मीलों तक बर्फीले जंगल हैं, कड़ाके की जानलेवा ठंड है और खतरनाक जंगली जानवर हैं। इस कुदरत से लड़कर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता और अगर कोई भागने की हिम्मत भी दिखाए तो उसके सिर पर इनाम रख दिया जाएगा। यानी इलाके के स्थानीय लोग भी उन्हें मारकर पैसे कमा सकते थे। हर तरफ से रास्ता बंद था। इसके बाद कैंप में पहुंचते ही सभी कैदियों के सिर मुंडवा दिए जाते हैं। उनकी पहचान, उनकी इज्जत, सब कुछ छीन लिया जाता है। रात को जब खाने का वक्त आता है तो सबको बेहद छोटे छोटे कटोरों में पानी जैसा बेहद पतला और बेस्वाद शोरबा दिया जाता है। इतने कम खाने में कोई पोषण नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, बस पेट भरने का एक बहाना था। इस भयानक खुराक की वजह से विटामिन की कमी हो गई थी और बहुत सारे कैदियों को रतौंधी हो गई थी, यानी रात को उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। अंधेरे में वो बिल्कुल अंधे हो जाते थे। खाना खाते वक्त स्मिथ के हाथ से थोड़ा खाना जमीन पर गिर जाता है। पास में एक भूखा कैदी बैठा था जो कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया था। वो तुरंत उस गिरे हुए खाने को उठाने के लिए लपकता है, मगर स्मिथ पलक झपकते ही उस पर अपना पैर रख देता है ताकि कोई उसका खाना न छीन सके। यहाँ हर निवाला कीमती था। यानुश ये सब देखता है और उस भूखे और बेबस कैदी पर उसे गहरा तरस आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे अपना खाना उस कैदी के साथ बांट देता है। यानुश का ये काम देखकर स्मिथ को बेहद गुस्सा आता है। वो यानुश को कड़े लफ्जों में डांटते हुए कहता है कि यहाँ दया दिखाना अपनी जान से खेलना है। यहाँ नरमी और रहमदिली की कोई जगह नहीं है। यहाँ जो कमजोर है वो मरता है। स्मिथ के जाने के बाद कबार्फ यानुश के पास आता है और चुपचाप उसे स्मिथ के बारे में बताता है। स्मिथ एक अमेरिकी था जिसे केवल इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि वो एक विदेशी था, बस यही उसका जुर्म था। यानुश खुद बताता है कि उसे जासूसी के झूठे और बनावटी आरोपों में पूरे 20 साल की सजा सुनाई गई है। कबार्फ अपनी कहानी बताता है कि वो एक एक्टर था जिसे केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने एक फिल्म में एक अमीर रईस का किरदार निभाया था। बस इतनी सी बात पर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। यहाँ हर कैदी की एक ऐसी ही दर्दनाक और बेतुकी कहानी थी। रात को बैरक में
वाका ताश के पत्तों से पैसों की जुआ खेल रहा होता है। कबार्फ यानुश को धीमी आवाज में समझाता है कि ये लोग प्रोफेशनल मुजरिम हैं और कैंप के गार्ड्स इन्हीं को यहाँ का असली बॉस मानते हैं, इसीलिए यहाँ के सभी कैदी इनसे खौफ खाते हैं और इनसे पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। कुछ और कैदी ऐसे भी थे जिन्हें जबरदस्ती मजदूरी के लिए पकड़ा गया था। यानुश मन में भागने के बारे में सोचता है, मगर कबारोव फौरन उसे रोकते हुए कहता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है और चेतावनी देता है कि स्टालिन की नजरें और कान हर जगह हैं, हर कोना, हर गली, हर बैरक। तभी अचानक वाका एक दूसरे कैदी से उसकी जैकेट मांगता है। जब वो कैदी मना करने की हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है तो वाका बिना एक पल की देरी किए चाकू निकालकर उसे घोंप देता है। खून बहने लगता है। बाकी आदमी डर के मारे उस कैदी का स्वेटर खींचकर वाका को दे देते हैं, जो उसे अपना जुए का कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करता है। यानुश ये सब अपनी आंखों से देखता है और समझ जाता है कि ये जगह कितनी खतरनाक और वहशी है। यहाँ इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। दिन गुजरते जाते हैं और यानुश धीरे धीरे इस कैंप की रोज की दिनचर्या का आदी होने लगता है। हर सुबह कैदियों को बर्फ में खदानों में काम करना पड़ता है या घने जंगल में लकड़ी काटनी पड़ती है। ठंड इतनी होती है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। खाना बेहद कम मिलता है और जहाँ वो सोते हैं वो जगह भी बर्फ जितनी ही ठंडी रहती है। नए कपड़े तो मिलते ही नहीं, इसलिए एक कैदी मोमबत्ती के मोम से अपने टूटे हुए जूते जोड़ने की कोशिश करता है। हर दिन एक नई मुसीबत और हर रात एक नई तकलीफ। एक रात यानुश को अपने कपड़ों में जुएं मिलती हैं। कबार कहता है कि उसे एक पुराना देसी नुस्खा पता है और यानुश को अपने साथ बाहर ले जाता है। बाहर निकलते ही एक जोरदार धमाके की आवाज आती है जिससे दोनों चौंक जाते हैं, मगर ये खदान की आवाज होती है, कुछ और नहीं। कबार कुछ कपड़े बर्फ में गाड़ देता है और यानुश दूर खड़ी पहरेदारी की मीनारों को देखते हुए गहरी सोच में डूब जाता है। उसके दिमाग में भागने के ख्याल घूम रहे हैं। कबार धीरे से बताता है कि उसका एक पुराना दोस्त है जिसका नाम लेजर है और शायद वो उन्हें यहाँ से निकाल सकता है। दोनों मिलकर फुसफुसाते हुए योजना बनाने लगते हैं। सबसे सुरक्षित और मुमकिन रास्ता था दक्षिण की तरफ मंगोलिया जाना, मगर इसके लिए उन्हें पहले काफी खाना इकट्ठा करना होगा और सही मौसम का यानी पतझड़ का इंतजार करना होगा। अभी वक्त नहीं आया था। इसके बाद कबारोव चुपचाप सिगरेट के बदले खाना इकट्ठा करने लगता है और उसे फर्श के एक ढीले तख्ते के नीचे छुपाता है। एक दिन यानुश बर्फ में दबाए उन कपड़ों की जांच करने जाता है और हैरान रह जाता है। सारी की सारी जुएं वही इकट्ठी हो गई थीं। कबार का पुराना देसी नुस्खा बिल्कुल कारगर साबित हुआ था। कुछ वक्त बाद एक भयानक और तेज बर्फीला तूफान आता है। गार्ड्स कैदियों को काम पर ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर तूफान इतना तेज और खतरनाक होता है कि चलना तक मुश्किल हो जाता है। कुछ कैदी ठंड और थकान से वहीं गिर जाते हैं। गार्ड्स उन्हें कुछ देर के लिए लेटने देते हैं और बेशर्मी से कह देते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मर भी जाए। जब स्मिथ इस बात पर एतराज जताता है तो एक गार्ड उसके सिर पर बंदूक तान देता है, मगर स्मिथ डरता नहीं। वो उस गार्ड को नजरअंदाज करते हुए खुद जंगल की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर गार्ड्स फैसला करते हैं कि सभी कैदियों को जंगल में लेकर चलते हैं ताकि कुछ देर के लिए तूफान से बचा जा सके। कैदी मिलकर जल्दी जल्दी पेड़ों की टहनियां जोड़कर एक छोटी सी पनाहगाह बनाते हैं और स्मिथ को भी अंदर आने का इशारा करते हैं। अगले दिन स्मिथ और यानुश उन कैदियों में शामिल हैं जिन्हें खदान में काम करने के लिए चुना जाता है। खदान के अंदर हालात और भी बुरे हैं। लगातार खांसी हो रही है क्योंकि सांस लेना बेहद मुश्किल है। ऊपर से मलबा गिरता रहता है, इसलिए हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। हवा की कमी की वजह से यानुश को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। उसे अपने घर के सपने दिखने लगते हैं। वो बेहोशी की हालत में उस सपने की तरफ बढ़ने लगता है और हकीकत में खदान के बाहरी दरवाजे की तरफ चला जाता है। एक गार्ड उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है, मगर ठीक उसी वक्त स्मिथ दौड़कर आता है और यानुश को पकड़कर पीछे खींच लेता है। बाल बाल जान बचती है। शुक्रगुजार यानुश स्मिथ को कबार की योजना के बारे में बता देता है, मगर स्मिथ कहता है कि कबार कई सालों से नए कैदियों को इसी तरह के खोखले वादों से बेवकूफ बनाता आया है। फिर भी वो कहता है कि अगर यानुश सच में भागना चाहता है तो वो उसके साथ है। उस रात यानुश कबार्फ को उसके बिस्तर से उठाकर बाहर ले जाता है और दिखाता है कि तूफान इतना तेज है कि उनके पैरों के निशान मिट जाएंगे, यही सही वक्त है। मगर कबार तरह तरह के बहाने बनाकर टालने लगता है। खाना अभी कम है, मौसम ठीक नहीं है। यानुश को शक होने लगता है कि कबार की बातें सच हैं भी या नहीं। तभी वाका की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और वो दोनों फौरन वापस अंदर चले जाते हैं। इधर एंड्रियास को पता चलता है कि काजिक अपनी रतौंधी छुपा रहा है। काजिक कसम खाता है कि दिन में उसे बिल्कुल ठीक दिखता है और रात को वो एंड्रियास का कंधा पकड़कर चल सकता है। वो एंड्रियास से गुजारिश करता है कि वो उसका राज किसी को ना बताए ताकि वो भागने की योजना में शामिल रह सके। एंड्रियास मान जाता है। इधर स्मिथ अपनी कीमती सोने की घड़ी
चाबी लेजर को देता है, बदले में उससे भागने का रास्ता जानने के लिए। लेजर बताता है कि उन्हें जनरेटर बंद करना होगा, जिससे उन्हें 10 मिनट का अंधेरा मिलेगा और उसी अंधेरे में वो भाग सकते हैं। ये काम आखिरी पहरे की बदली के दौरान करना होगा। सब कुछ तय हो जाता है। जब सही घड़ी का इंतजार हो रहा होता है, तभी अचानक वाका यानुश पर झपट पड़ता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वो बताता है कि उस पर दूसरे जुआरियों का बहुत कर्जा है, इसलिए वो भी भागना चाहता है। यानुश मजबूरी में उसे साथ ले जाने पर राजी हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। आखिरकार वो घड़ी आ जाती है। कैदी जनरेटर बंद कर देते हैं और बाढ़ के तारों को काटकर कैंप से बाहर निकल जाते हैं। अलार्म बज उठता है, मगर तूफान की वजह से गार्ड्स को कुछ दिखाई नहीं देता और पैरों के निशान भी मिट चुके हैं। गार्ड्स कुत्तों को लेकर जंगल में घुस जाते हैं, ये उम्मीद लेकर कि कुत्तों की सूंघने की ताकत उन्हें ढूंढ लेगी। सातों कैदी जंगल में पूरी ताकत से भाग रहे हैं। काफी देर दौड़ने के बाद वो थक कर चूर हो जाते हैं और रुकना चाहते हैं। यानुश उन्हें याद दिलाता है कि कुत्ते उनसे तेज हैं और उन्हें रुकना नहीं है। वो दोबारा भागने लगते हैं, मगर बर्फ उनकी आंखों में पड़ रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब पनाह ढूंढना चाहते हैं। यानुश उन्हें रोकता है और कहता है कि यही तूफान उनकी सबसे बड़ी ढाल है। वो वाका का चाकू लेता है और पेड़ों की छाल को लंबी लंबी पट्टियों में काटता है, जिन्हें वो सब मांस की तरह अपने चेहरे पर बांध लेते हैं। अब वो बर्फ से बचते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जब तूफान थमता है तो सब एक जगह बैठकर अपना सारा सामान एक साथ रखते हैं। यानुश देखता है कि वाका ने काबार की जैकेट पहनी हुई है। वाका बताता है कि काबार ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की थी, मगर उसने उसे खामोश कर दिया और उसका सारा खाना ले लिया। आगे चलते वक्त स्मिथ यानुश को अकेले में बताता है कि वाका को साथ लाना शैतान से सौदा करने जैसा है। दूर से भेड़ियों के रोने की आवाज आती है, मगर वो उनसे बहुत दूर हैं। दिन गुजरते जाते हैं और यानुश पेड़ों पर जमी काई और धूप की दिशा देखकर रास्ता तय करता है। वाका इससे बेहद प्रभावित होता है और वादा करता है कि वो हमेशा यानुश की हिफाजत करेगा। अगले पड़ाव पर यानुश बताता है कि पास की झील तक पहुंचने में अभी 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। खाना केवल 1 हफ्ते का बचा है, इसलिए उन्हें शिकार करना होगा और मछलियां पकड़नी होंगी। वाका किसी खेत को लूटना चाहता है, मगर बाकी सब इनकार कर देते हैं। इसी दौरान काजिक लकड़ी लेने जाता है, मगर रात हो जाती है और उसे दिखना बंद हो जाता है। वो रास्ता भटक जाता है और ठंड में भटकते भटकते उसे भ्रम होने लगता है। उसे अपना पुराना उस्ताद दिखाई देता है और दूर एक शहर नजर आता है। उसे लगता है कि वो मंजिल पर पहुंच गया, मगर जब बाकी लोग उसे ढूंढते हैं तो दिल टूट जाता है। काजिक शिविर से बस कुछ ही मीटर दूर ठंड से जम चुका था। उसे दफनाया जाता है और सब उसके लिए कुछ शब्द कहते हैं। वाका बेशर्मी से कहता है कि अब खाना 1 के बराबर बढ़ गया है। सबको गुस्सा आता है, मगर कोई कुछ नहीं कहता। कुछ हफ्ते बाद सब इतने भूखे हो जाते हैं कि घोंसलों से अंडे और कीड़े खाने पर मजबूर हो जाते हैं। थकान इतनी ज्यादा है कि आगे बढ़ना मुश्किल लगता है। सब एक गुफा में पनाह लेते हैं, जहाँ तोमास दीवारों पर चित्र बनाकर अपना दिमाग शांत रखने की कोशिश करता है। एक रात वाका यानुश से पूछता है कि उनमें से पहले कौन मरेगा, और ऐसे इशारे करता है जिससे नरभक्षण की बात समझ आती है। तभी बाहर से आवाज आती है। वो देखते हैं कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए जानवर को नोच रहे हैं। सब मिलकर चिल्लाते हैं और लाठियां हिलाते हैं। भेड़िए डरकर भाग जाते हैं और फिर यानुश देखता है कि उसके सभी साथी उस जानवर के शरीर पर टूट पड़े हैं जैसे जंगली जानवर। ये देखकर यानुश का दिल भारी हो जाता है। वो अकेले झील ढूंढने का फैसला करता है और कहता है कि अगर 1 हफ्ते में वापस ना आए तो सब उसके बिना आगे बढ़ जाएं। यानुश अकेला चलता है, बारिश में भीगता है और भ्रम का शिकार होता है, मगर कुछ दिनों बाद वो वापस लौटता है और बताता है कि उसने झील ढूंढ ली है। कुछ आराम के बाद सब मिलकर चलते हैं और 3 दिन में झील तक पहुंच जाते हैं। ताजे पानी से खुद को तरोताजा करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। जंगल में चलते चलते अचानक उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सब मिलकर उसे घेर लेते हैं और वाका हमला करने को होता है, मगर यानुश रोक लेता है। वो एक पोलिश लड़की निकलती है जिसका नाम ईना है। वो एक रूसी खेत से भागी है और खाने और सुरक्षा की तलाश में उनके पीछे आई है। यानुश उसे साथ लेना चाहता है, मगर बाकी सब मना कर देते हैं क्योंकि खाना कम है और वो उन्हें धीमा करेगी। बाद में सब एक जानवर को कीचड़ में फंसा देखते हैं और उसे रात के खाने के लिए पकड़ते हैं, मगर एंड्रे कुछ देखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शाम को वो ईना को साथ लेकर वापस आता है और इस बार सब उसे साथ रखने पर राजी हो जाते हैं। अगली सुबह वो सब मिलकर साबुन बनाते हैं और अपने कपड़े धोते हैं। वाका अकेले ही दाढ़ी बना लेता है, किसी की मदद नहीं लेता। कुछ वक्त बाद वो पाते हैं कि झील का एक हिस्सा जमा हुआ है। बर्फ पतली और कमजोर लगती है, मगर ईना बिना डरे उस पर दौड़कर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। उसे
उसे देखकर बाकी सब भी हिम्मत करते हैं, फिसलते हैं, गिरते हैं, मगर सब सही सलामत दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और सफर जारी रहता है। चलते चलते स्मिथ ईना से उसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसके माँ बाप को रूसी सैनिकों ने मार दिया, मगर स्मिथ को उसकी कहानी में कुछ बातें गलत लगती हैं और वो भांप लेता है कि ईना झूठ बोल रही है। वो असल में जाम इलाके से है। स्मिथ उसे माफ करता है, मगर दोबारा झूठ न बोलने की शर्त रखता है। आगे एक शहर नजर आता है। सब उसमें जाकर खाना लेना चाहते हैं, मगर पहचाने जाने का डर है, इसलिए शहर को जंगल के रास्ते से बाईपास करने का फैसला होता है। शाम को पता चलता है कि वाका गायब है। सब डर जाते हैं कि कहीं उसने धोखा तो नहीं दिया। तभी वाका वापस आता है और स्मिथ गुस्से में उस पर टूट पड़ता है, मगर वाका अपना थैला खाली करता है तो उसमें मरे हुए जानवर भरे हैं। उसने एक कुत्ते को भी मारा है, मगर याद दिलाता है कि यही उनकी जिंदगी बचाने का एकमात्र तरीका था। साथ ही वो एक शराब की बोतल निकालता है और बताता है कि आज उसका जन्मदिन है। रात के खाने के दौरान वाका एक पारंपरिक लोक गीत गाता है। ईना भी उसके साथ गाने लगती है, जिससे वाका समझ जाता है कि वो भी उसी की तरह सड़कों पर पली है। अब सभी को पता चल जाता है कि ईना ने झूठ बोला था। वो अपनी असली कहानी बताती है। उसके माँ बाप पोलिश कम्युनिस्ट थे जो इनकलाब के लिए मॉस्को में रहने आए थे। 1937 में उन्हें जासूसी के झूठे आरोपों में पकड़ लिया गया और बच्चों को अनाथालय भेज दिया गया। जब उसके भाई की मौत हुई तो ईना ने भागने का फैसला किया। अगले दिन सफर जारी रहता है। मच्छर उन्हें इतना काटते हैं कि उनके चेहरे सूज जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पास से कुछ स्थानीय लोग गुजर रहे हैं और मच्छर उनके पीछे नहीं जाते, सब छुपे रहते हैं। मगर जोरोन निकलकर एक आदमी से राज पूछता है। वो उसे एक हार देता है जो मच्छरों को दूर रखता है। अब सफर पहले से थोड़ा आसान हो जाता है। चलते चलते ईना सबकी कहानियाँ सुनती है। एंड्रियास एक पादरी है, तोमास एक हलवाई है जो कलाकार बनना चाहता है। जोरोन एक हिसाब किताब करने वाला था जिसे क्रेमलिन की तस्वीर लेने पर गिरफ्तार किया गया, और स्मिथ एक इंजीनियर था जो मंदी के दौरान रूस में बस गया था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसका बेटा गोली से मारा गया। ईना स्मिथ के जख्मी पैरों की अपनी स्कर्ट की पट्टी फाड़कर मरहम पट्टी करती है। आखिरकार उन्हें रेलवे की पटरियां मिलती हैं। यानुश बताता है कि बॉर्डर पटरियों के उस तरफ है और करीब 4 दिन का रास्ता है। इलाके में किसान और गार्ड्स बहुत हैं, इसलिए रात के अंधेरे में पार करना होगा। इंतजार करते वक्त वाका अपने क्रॉस को देखता रहता है। जोरोन उसके स्टालिन के टैटू का मजाक उड़ाता है तो वाका उस पर टूट पड़ता है। बाकी सब बीच बचाव करते हैं। कुछ घंटों बाद सब खुशी खुशी मंगोलिया की सरहद पार कर लेते हैं, मगर वाका स्टालिन का वफादार है, इसलिए वो रूस में ही रहने का फैसला करता है। वो और यानुश हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। बाकी सब खुशी खुशी रेगिस्तान में चलते हैं, मगर जल्द ही एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा है कि मंगोलिया भी कम्युनिस्ट हो चुका है। सब शहर जाने की बजाय रेगिस्तान में ही रहने का फैसला करते हैं। कुछ आगे जाने पर एक बौद्ध मंदिर मिलता है। वो सोचते हैं कि भिक्षु शायद तटस्थ होंगे, मगर अंदर जाकर देखते हैं कि मंदिर बर्बाद हो चुका है। जमीन में कई खोपड़ियां दबी हैं। एंड्रे बताता है कि रूस में भी ऐसा ही हुआ था। पादरियों को गोली मारी गई या गिरफ्तार किया गया और धर्म पर पाबंदी लगा दी गई। एंड्रे का खुद का गिरजाघर भी इसी तरह तबाह हुआ था और जब उसने देखा तो गुस्से में उसने एक बेहद जवान गार्ड को मार दिया था। सब मिलकर सोचते हैं और फैसला करते हैं कि उन्हें चीन होते हुए भारत जाना होगा। अगले कई हफ्ते वो जलती धूप में रेगिस्तान में चलते रहते हैं। एक दिन घुड़सवारों का एक दल उन्हें घेर लेता है। सब मिलकर खुद को अमेरिकी तीर्थयात्री बताते हैं जो तिब्बत जा रहे हैं। घुड़सवार मान जाते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक जवान घुड़सवार वापस आता है और उन्हें पानी की थैली दे जाता है। दिन बीतते जाते हैं। सब टहनियों और कपड़ों के टुकड़ों से अपने सिर और पैर धूप से बचाते हैं। पानी की राशनिंग होती है, मगर आखिर में पानी खत्म हो जाता है। स्मिथ को दूर पेड़ नजर आते हैं, मगर यानुश बताता है कि वो मृग तृष्णा है। स्मिथ परेशान हो जाता है, मगर बाकी सब उसे शांत करते हैं। तभी एक पंछी ऊपर उड़ता हुआ दिखता है, जिसका मतलब है कि पानी पास है। सब जल्दी से दौड़ते हैं और एक कुएं तक पहुंच जाते हैं। जी भरकर पानी पीते हैं और वहीं रात बिताते हैं। सुबह जितने बर्तन हो उतने पानी से भरते हैं और दक्षिण की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद एक रेत का तूफान आता है। सब पास के टीले के पीछे छुप जाते हैं और जान बचा लेते हैं, मगर सारा पानी बर्बाद हो जाता है और ईना और तोमास बीमार पड़ जाते हैं। स्मिथ वापस कुएं पर जाना चाहता है, मगर यानुश कहता है कि बिना निशान वाले रेगिस्तान में वो कुआं ढूंढना नामुमकिन है। सफर जारी रहता है। प्यास इतनी बुरी है कि सब पत्थर चूसने लगते हैं। तभी ईना गिर जाती है। उसके पैर सूज गए हैं। वो कहती है कि वो बोझ बन रही है, मगर कोई उसे छोड़ने को तैयार नहीं। वो फिर गिरती है, मगर रुकने से मना करती है। एंड्रियास उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। कुछ घंटों बाद ईना एंड्रियास से नीचे उतरने को कहती है। वो सबको एक आखिरी बार देखती है और दम तोड़ देती है। सब उसे रेत में
में दफनाते हैं और दुआ मांगते हैं। हर दिन पैरों के जख्म बढ़ते जाते हैं। तोमास सबके चेहरों के खूबसूरत चित्र बनाता है। ईना की मुस्कान का चित्र उसकी आखिरी कृति बन जाती है, क्योंकि कुछ दिन बाद तोमास भी चल बसता है। उसे भी उसी तरह दफनाया जाता है। कुछ दिन बाद यानुश को दूर पहाड़ियाँ दिखती हैं। वो कहता है कि वहाँ पानी मिलेगा। स्मिथ थक कर चूर है और कहता है कि सब उसे छोड़कर जाएं। यानुश जोरोन और एंड्रे को आगे भेजता है और खुद स्मिथ के साथ रुकता है। शाम को वो किसी तरह स्मिथ को घसीटकर बाकी लोगों के पास ले जाता है, मगर पानी नहीं मिला। अगली सुबह जोरोन को अपनी टांगों के बीच एक सांप रेंगता हुआ महसूस होता है। वो उसके पीछे जाता है और एक छोटा सा पानी का गड्ढा पाता है। सब लेटकर उससे पानी पीते हैं और स्मिथ के मुंह में पानी डालते हैं। फिर सांप को मारकर खाना बनाते हैं। खाते वक्त एंड्रियास का एक दांत गिर जाता है। उस रात स्मिथ यानुश से कहता है कि उसे छोड़कर जाएं और कहता है कि ये उसके बेटे की मौत की सजा है, मगर यानुश इनकार करता है और अपनी बीवी से मिलने की उम्मीद जताता है। ये बात स्मिथ को हिम्मत देती है। अगले दिन सब आगे बढ़ते हैं और एक नदी मिल जाती है। नदी का पानी पीकर ताकत लौटती है। वो पहाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं और आखिरकार चीन की महान दीवार पार करके हिमालय तक पहुंच जाते हैं। बर्फीले पहाड़ों में उन्हें एक छोटा सा पत्थर मिलता है जिस पर लिखा है तिब्बत। कुछ देर बाद एक बौद्ध भिक्षु उन्हें मिलता है जो बताता है कि भारत पास है और उन्हें अपने मठ में ले जाता है। असली खाना मिलता है। मठ का मुखिया बताता है कि बर्फीले तूफान का खतरा है, इसलिए बसंत तक रुकें। रात को यानुश कहता है कि अभी निकलना चाहिए, मगर बाकी सब मठ में रुकना चाहते हैं। सब अपने भविष्य के बारे में बताते हैं। एंड्रियास जर्मनी और रूस के खिलाफ लड़ाई में जाएगा। जोरोन तोमास की बनाई तस्वीरें अखबार को देगा। यानुश पोलैंड नहीं जा सकता, इसलिए बस चलता रहेगा। स्मिथ घर जाएगा और दक्षिण पश्चिमी चीन से एक मठ के संपर्क के जरिए अमेरिका पहुंचेगा। अगली सुबह यानुश अकेले निकल जाता है। जोरोन और एंड्रियास देखते हैं तो स्मिथ को अलविदा कहकर अपने दोस्त के पीछे चल देते हैं। कुछ वक्त बाद तीनों आखिरकार भारत पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और फौरन मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अगले 50 साल यानुश दुनिया भर में चलता रहता है और फिर आता है सन 1989। पोलैंड आजाद हो जाता है। यानुश अपने पुराने घर पहुंचता है। एक छुपी हुई चाबी से दरवाजा खोलता है और अंदर उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। दशकों की जुदाई के बाद दो जानें आखिरकार मिल जाती हैं और हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। देखते रहिए, जुड़े रहिए।